को परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र 10वां में भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां क्या है भाई, फेफड़ा है। क्या है? यह है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। अब ये जो फेफड़ा है, ठीक है, अब देखिए यहां एक आता है धमनी और एक होता है सीरा, बताए थे। अब धमनी परिसंचरण तंत्र का जो व्यवस्था होता है वो कितने प्रकार का होता है, धमनी और सीरा। तो धमनी का क्या काम है, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाना। ये तीर का निशान बता रहा है, क्या कर रहा है, धमनी का काम है हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाना। और सीरा का काम क्या है कि अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में ले जाना, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में ले जाना। और जो काम धमनी का है तो फुफ्फुस धमनी इसका उल्टा काम करता है कि अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से क्या करता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से फिर क्या करता है, हृदय में ले जाता है। और फुफ्फुस सिरा का क्या काम है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाना। बात समझ में आया? मतलब ई दोनों का काम एक रंग और ई दोनों का काम एक रंग, सीधी सी बात। बस फुफ्फुस लग गया तो इसका क्या हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ई दोनों का काम एक रंग नहीं हो गया, ई दोनों का काम एक रंग हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना। लेकिन फुफ्फुस सिरा का काम क्या है, तो हमको याद किसके बारे में रखना है, धमनी सीरा, तो ये वाला याद हो जाएगा। धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से, शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना, धमनी का काम। जब ये कह देंगे फुफ्फुस धमनी तब समझ जाना उल्टा, तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाना। बात समझ में आया? सीरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में ले जाना। लेकिन कहेगा फुफ्फुस सिरा का क्या काम है, तो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना। बात समझ में आ गया? आ गया? शुद्ध रक्त नहीं हुआ तो अच्छा खून बुझियो ना, अच्छा ना, धमनी के काम है अच्छा खून के हृदय से पंप मारे हैं। पंप मारता है तो बेस्म जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, हृदय के बेस्म कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, ये क्या होता है भाई, क्या होता है, बाया अलिंद। क्या होता है, बाया अलिंद। और ये क्या होता है, बाया, बाया नीले। और ये क्या होता है, दाया अलिंद, दाया अलिंद, दाया अलिंद ना। और इसका क्या नाम है, बाया, सॉरी दाया, दाया नीले। क्या है, मतलब ऊपर वाला को अलिंद और नीचे वाला को नीले बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय के, मानव हृदय के कितने बेस्म होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। बोलेगा कौन कौन, क्या होता है, दाया, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले ना, नीचा में गया तो नीले, नीचे नीचा नो से नीले ना, दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं नीले, 4 बारी से बोल देना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है। हृदय तो बताए थे, हृदय से ही क्या होता है, पंपिंग करता है। शरीर में जो हृदय होता है वो हृदय के द्वारा ही क्या होता है, धड़कता जो है तो पंपिंग करता है। अब पंपिंग करता है तो पंपिंग करने के कारण, धड़कने के कारण ही क्या करता है, पूरे शरीर में खून फैलता है ना।
और यह धड़कन क्या होता है, निरंतर हमेशा धक 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 करते रहता है। ठीक है, ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव है प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन प्रयत्न बिना रुके रक्त को पंप करने का काम हमेशा करता रहता है। हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाएं ओर झुका रहता है। निचला सिरा देखो थोड़ी बाएं ओर, देखो ऐसे है ना, थोड़ी बाएं ओर क्या है, ई वाला, ई बाएं ओर, ई सीधा है, ई दाहिना है, और ई बाएं ओर थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो झुका हुआ रहता है। ठीक है, अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप साइज लगभग एक मुट्ठी के बराबर होगा। हृदय का साइज कितना होता है, तब ना इसे निकालता है ना, और ले ना। ठीक है, उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप यानी साइज, आमाप का मतलब क्या होता है, साइज, लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होगा। जरा सोचिए, बराबर, जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए, अगर सोचो कि अगर हृदय में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों घोरा जाए, सोचो हृदय में अगर अशुद्ध गंदा वाला, जैसे मान लो कि पानी अच्छा एक बाल्टी लाया, नाली वाला पानी बाल्टी में क्या हो गया, घुरा गया, तो उसी से खाना बना लेगा। तुम समझो सब फेंका पड़ते। तो कभी कभी जो तुम देखना कि ऐसा होता है कि ब्लड वगैरह कहता है इसका खराब हो गया। ठीक है, तो देखो यही जरा सोचिए, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पाता हो, ऑक्सीजन प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए सोचो क्या होगा। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो, मतलब एक में घोरा नहीं, एक में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त नहीं मिले, इसलिए इसे रोकने के लिए हृदय, उसके बाद यही होना होगा, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ये जो घोराए नहीं, इसलिए हृदय कितने भागों में, 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, बताए थे। ठीक है, हृदय के यहां कितने कक्षों में बटा होता है, 4 कक्षों में बटा होता है। अभी बताए थे ना, 4 कक्षों में बटा होता है। ये 4 कक्ष, जिसमें एक क्या होता है भाई, बाया अलिंद। ठीक है, अलिंद, बाया अलिंद, और क्या होता है ये, दाया अलिंद। क्या होता है भाई, दाया अलिंद। इसको बोलेंगे बाया नीलय, बाया नीलय, और इसको क्या बोलेंगे, दाया नीलय ना। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। ये जो हृदय है ना, देखो यहां अब ई बटल है 2 पार्ट में, और ई दीवाल है। ई दीवाल के कारण ही क्या होता है, दोनों एक दूसरे से मिलता नहीं है। सीधा कहे तो शुद्ध जो दिल होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे अभी बीच में ऐसे पट्टी रहता, पट्टी जैसा, तो ये दोनों को एक दूसरे में मिलने नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि यहां है, इसको बोलेंगे शुद्ध, लाल वाला को क्या बोलेंगे, शुद्ध। ये पूरा शुद्ध है, तो ये ऊपर भाग है, तो ये ऊपर वाला क्या करता है, इसका नाम क्या है, बाया अलिंद। इसको क्या बोलेंगे, बाया नील। इसको क्या बोलेंगे, दाया अलिंद। इसको क्या बोलेंगे, बाया नील। समझ में आया।
तो ये वाला शुद्ध रक्त है, क्या है? अशुद्ध रक्त है। लाल वाला, जिसका खून जितना लाल बढ़िया रहेगा समझ जाना खुआ वाला खून है। जिसका खून अगर मान लो मैला मैला जैसा रहेगा, हल्का कालापन जैसा, तो समझो खून खराब है। ठीक है। परिसंचरण तंत्र की, देखो अब क्या करा है, परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 क्या है? 7.3 में तो ऊपर समझा ही दिए थे कैसे कैसे काम करता है। ठीक है। तीर का निशान कैसे बताता है ना, क्या बताता है? चलो, हृदय के दाएं ओर से आरंभ करते हुए, हृदय के दाएं ओर से आरंभ करते हुए, जैसे यहां बताए थे ना, शिरा का क्या काम है? अशुद्ध, क्या शिरा का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना। फिर यहां शुद्ध होता है और शुद्ध रक्त को फिर धमनी क्या करता है? पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन इसका ये काम, इस काम इसका जस्ट उल्टा करता है। ठीक है। हृदय से मतलब हृदय के दाएं ओर से आरंभ करते हुए, दाएं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़े में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है। बात तो सही है कि दिखा रहा है क्या, कि तीर का निशान जो ऊपर की तरफ था, है ना, ये ऊपर की तरफ था, तो इसका मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जा रहा है। तीर का निशान नीचे की तरफ है, मतलब शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ला रहा है। बात समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो हृदय स्पंद, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशी की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाता है। हार्ट बीट कहलाता। एक होता है सिकुड़ना, ठीक है, एक जैसे एक सिकुड़ा फैला, संकुचन होना, फैलना, संकुचन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। बात तो सही है। स्पंद जो करता है हृदय, वो क्या होता है? हमेशा, नहीं कि थोड़ी देर के लिए रुक गया। ठीक है। हृदय का स्पंदन जीवन की हर क्षण, एक एक क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाएं तरफ हाथ रखे तो अपने हृदय स्पंद यानी धड़कन को स्पंद करने, हृदय का स्पंद होना मतलब धड़कना, हृदय का स्पंद होना मतलब धड़कना, ठीक है, स्पंद है ना, को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता रहता है। तो वही जो देखना यहां डॉक्टर जो है, ये जो स्टेथोस्कोप, जिसको आला कहते हैं, गांव घर में आला ही बोला जाता है ना, तो इसको देखना दोनों कान में लगा लेगा और तब पूरे शरीर में यहां 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 डाल के देखता है कि अगर पूरा शरीर सही से धड़क रहा है कि नहीं, कहीं बंद तन तो नहीं हो गए। बात समझ में आया है ना? या कहीं बंद हुआ वाला ढुक ढुक तो नहीं करे है। तो किसके साथ क्या, जो हृदय स्पंद को जो मापता है कि किसका, इसका हृदय कितना फास्ट चल, कहीं हो नहीं कि ज्यादा स्पीडो नहीं है, तब तक हाँ, अगर ज्यादा अगर हो गया, जैसे डिबिया का बत्ती बुझने वाला है, इससे पहले पक 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 मारता बैठे, तो वही समझ आना कि ज्यादा भी धड़कने लगा तो समझो कि अब पार होने वाला है। इसलिए मापा जाता है। जैसे बोलते हैं ना जी, जैसे पता चलता है ना, बुखार को माप करके ही पता चलता है। कितना तापमान रहेगा तो ठीक है, कितना तापमान रहे तो, है ना, तो वही मापा जाता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं किसको मापने के लिए? हृदय के स्पंद यानी धड़कन को मापने के लिए। तो एक नंबर में भी पूछ लेगा, हृदय धड़कन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। ठीक है। आगे
चिकित्सक, चिकित्सक किसको बोलते हैं? डॉक्टर। जैसे हम बोलते हैं रिंकू डॉक्टर, तो रिंकू चिकित्सक। रिंकू हॉस्पिटल को बोलते हैं चिकित्सालय। बात समझ में आया? जो बोलते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, चिकित्सक चिकित्सालय में नहीं है। बस समझ में आया? चिकित्सक चिकित्सालय में नहीं है, ठीक है, वो घर पर है ना? चलो अब क्या करें, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग अब देखो, चिकित्सक डॉक्टर जो है ना, यानी कि स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग करता है, क्यों कैसे कैसे करता है, सो समझो बात को। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता, चेस्ट पीस मतलब यहां ई वाला, जो स्टेथोस्कोप जो होता है, ये एक तरफ में चेस्ट पीस लगा होता है ताकि उसको रख करके जांच करेंगे एक तरफ से, और जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस मतलब श्रोतिका, ईयर पीस मतलब वही हवा जो जाता है और उसके द्वारा पता करता है, जो रहता है कान में डालता है, लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं, एक नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा। अब जैसे यहां देखो ई वाला, इसको बोलते हैं चेस्ट पीस, इसको बोलते हैं श्रोतिका। क्या बोलते हैं इसको? श्रोतिका। यानी कि जो श्रोतिका होता है इसको ईयर पीस बोलते हैं, जो हवा पता चलेगा ना, आवाज जाएगा तो, ठीक है, श्रोतिका, ठीक है। ई वाला, तो ई वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? नाम याद हुआ कि जो चेस्ट पर रखा जाता है चेस्ट पीस, जो कान में रखा जाता है ईयर, तब ना कोई कान पीस, ईयर मतलब क्या होता है? कान, तो ईयर पीस। अब समझ में आया? तब याद हो जाएगा तुम लोग को, चेस्ट पीस और ईयर पीस, ठीक है। अब कहां, ठीक है, एक सिरे पर क्या होता है भाई? स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम भी होता है, जो संवेदना करता है कि ऐसा ऐसा दे रहा है, ऐसा इसका मतलब आवाज है, ठीक है, या इसका संकेत बताता है। एयर पीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिका मतलब ईयर पीस, ठीक है, श्रोतिकाओं से स्पंदन की ध्वनि अध्ययन करते हैं। ध्वनि आवाज देखो आराम से, हाँ हाँ हाँ, एना निकलक आराम से गौर से सुनित रहल की केहन आवाज है का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में, आकलन मतलब समझने में सहायता मिलता है। अगर वो जो कान में लगाता है ईयर पीस, एक तरफ से चेस्ट पीस को डालता है, तब आपकी हृदय की धड़कन को उसको समझ में आता है। हृदय की धड़कन को ऐसा क्यों करता है? ताकि इसका हृदय का धड़कन किस तरह से धड़क रहा है, किस कंडीशन में है, उसको समझने में मदद मिलता है। अब पहले जो ई सब नहीं था आला ताला, तो सीधा एना का कान पर आदे छले, पेट पर है ना, चेस्ट पर, वैद्य जी सब सीधा एना का पर आदे छले, बुआ पैर रह तू दर्द करे, हाँ पैर रह, आना का सुनलक कान से, तब कान से सुनलक तो काने से पता कर लेलक, जो एना एना जड़ी बूटी देलक, मार तर के ले खा लिया जो, खा लेलक, कनी देर के बाद हाँ हो ठीक छियो आब बाबा जाओ। ये हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखेंगे। तुम भी बना सकता है, ई आला तुम भी घर पर बना करके ला सकता है।
2 पाइप जका नली जैसा जोड़ देना और उसमें उसको कनेक्ट कर देना, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें लगेगा जो नहीं मिल पाएगा इधर, ठीक है ना। क्रिया क्रियाकलाप 7.2 में 6 से 8 सीएम व्यास की कोई कीप लीजिए, वही मतलब पाइप 6 से 8 सीएम व्यास वाला मतलब मोटाई पाइप, 6 से 8 सीएम व्यास की कोई लिप लीजिए। अब 6 से 8 सीएम रहेगा तो बस इतना मोटा रहेगा, देखो ना बहुत पतला नहीं है, 7 से 8 का है तो बहुत पतला नहीं है, बहुत पतला है, इतना ही, ठीक है, व्यास वाला होना चाहिए, ठीक है। तो 6 से 7 सीएम व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबर की एक नली यानी लगभग 50 सीएम से, यानी 50 सीएम से लंबी को कसकर लगाइए, मतलब वो जो लगा हुआ है ना ऊपर में, ठीक है, एक छोर पर, उसके बारे में कसकर लगाए। कीप की मुख पर रबर की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए। देखो तो एक 6 से 7 सीएम व्यास की कोई कीप लीजिए, कीप के स्तंभ पर रबर की एक नली 50 सीएम से, मतलब इसके अंतराल में दिया है, को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबर की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे, मुंह पर गुब्बारा जैसा डाल देवे, पहन देवे, को तान कर लगा दीजिए, बांध दीजिए। रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए। रबर को बैंड, एक बैंड आता है, बैंड मतलब इसमें जो कसल रहता है, देखो ई जो रहता है ना, ये बैंड जैसा होता है यहाँ, ई, ठीक है, बैंड जैसा रहता है, वो कसल रहता है, ठीक है। अब देखो, अब रबर की नली के मुक्त सिरे, रबर की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए, अपने एक कान के पास रखिए। कीप की मुख को अपने कक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब एक होता है उसमें दबाने वाला, ठीक है। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? तो देखना वो रखेगा ना तो अपने आप तुमको कुछ न कुछ स्पंदन, धड़कने जैसा आवाज आएगा उसमें, ठीक है, आएगा। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही? यदि ध्वनि हृदय स्पंदों की है तो आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए कि 4 से 5 मिनट तक तुम दौड़ते रहो, स्पीड में धड़कता रहेगा, है ना, ठीक है। पुनः हृदय स्पंदन की दर को ज्ञात कीजिए। अपने परीक्षणों की तुलना कीजिए। अब जो नॉर्मल में रहेगा उस पे 4-5 मिनट तक दौड़ जाएगा, उसमें धड़कन क्या होगा? तेज, ठीक है। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन की नाड़ी स्पंद यानी पल्स, नाड़ी जिसको बोलते हैं पल्स, ठीक है, दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। उसमें लिखने के लिए कह रहा है कि तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है, ठीक है। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन ध्वनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक हृदय का स्पंदन होना मतलब धड़कना, स्पंदन ध्वनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। ध्वनि में क्या करता है? एक स्पंद उत्पन्न करता है। और प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद, धमनी द्वारा जो खून ब्लड जाता है ना पंपिंग के द्वारा, ठीक है ना, हृदय स्पंद दर को बताती है। धमनी में जो खून का, अब जैसे खून जाएगा, अब पानी जाएगा तो मरेगा ना, धड़का, पंप हुआ तो पानी, खून क्या होगा? जाएगा, तो आवाज करेगा ना थोड़ा, वही बता रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है, ठीक है। अब इसमें कहा है लिखने के लिए। छात्र का नाम ना, अपचू, पपचू, लपचू ना, हृदय का स्पंदन, धड़कना, और स्पंद दर कितना है, और हृदय स्पंदन कितना है,
और स्पंद दर कितना है। तो खैर विश्राम अवस्था में ई है क्या, दौड़ने की अवस्था में दोनों, आई क्या है विश्राम अवस्था वाला, तो दोनों में अलग नहीं रहेगा। जो मान लो दौड़ के आएगा उसमें धड़कना उसका तेज रहेगा, आज जे आराम से रहते तो आराम से लोहे लोहे अपन, है ना। अब क्या कर रहा है देखो, हृदय स्पंदन दर को बताती है। हृदय के अलग अलग कक्षा की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। तो रक्त परिसरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था, किसने किया था, विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे का ही जन्म है, आई मरण है, ठीक है, नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। क्या थे, अंग्रेज, ब्रिटेन के थे। कॉपी कलम पर ठीक से बैठो, ध्यान दो इधर। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। दोलन, गति, दोलन क्या होता है, एक प्रकार का गति। इस मत के लिए हार्वे का उपसाह किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया तथा हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, आगे बूझो जानना चाहता है क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। एक आता है हाइड्रा, जो कीड़ा मकोड़ा जैसा बताए थे, हाइड्रा, और एक आता है स्पंज, उसमें भी रक्त होता है। अब देखो, एक स्पंज और एक हाइड्रा में भी रक्त होता है क्या, किसने बूझो जानना चाहता है। स्पंज और हाइड्रा भी क्या है, जीव, छोटा छोटा जीव जंतु, छोटा छोटा जीव होता है, ठीक है। स्पंज जैसे बताए थे ना, अमीबा वगैरह सब, कीटाणु, बैक्टीरिया इत्यादि, वही। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में भी कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है क्या। जिस जल में वे रहते हैं, वो जो जल में रहता है हाइड्रा और स्पंज, वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। मतलब जिस पानी में, जिस जल में वो हाइड्रा और स्पंज रहता है, उसी में उसको भोजन वगैरह इत्यादि सारा चीज मिल जाता है। जब जल से बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। जब जल से बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ कहे तो कूड़ा कचरा, ठीक है, यानी खराब चीज, गंदगी, ठीक है। अतः उन्हें परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। उसको खून की के लिए जो है परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। किसको, है ना। तो हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं, मतलब उसमें खून नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि खून किसमें नहीं पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र, तो हाइड्रा और स्पंज में। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निकासी के विषय में अध्ययन करते हैं। क्या मतलब, उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में, जो उत्सर्जन क्या होता है बताए थे। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो खराब चीज को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कुछ खाए पिए तो जो पचा सो पचा, जो नहीं पचा वो अंदर में गंदगी बन गया, तो वो गंदा को बाहर निकालना क्या कहलाता है, सर्जी। मूत्र करना वो क्या है, खराब चीज है तब तो बाहर निकाला जाता है, तो उसको भी बाहर निकालना वो क्या है, उत्सर्जन। पसीना वगैरह बाहर निकालना वो क्या है, उत्सर्जन।
तो जब शरीर से जो चीज बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? अब एक होता है उत्सर्जी अंग। अंग का मतलब कि ये जो बाहर निकला तक कौन अंग से निकला, तो उसको बोलेंगे ना उत्सर्जी अंग। उसको क्या बोलेंगे हम? उत्सर्जी अंग। उस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बात समझ में आया? तो अध्ययन करते हैं। आइए, आप जंतुओं में उत्सर्जन पहले किसके में पढ़ रहे हैं हम? पादपों में उत्सर्जन पढ़ेंगे। पादप मतलब पेड़ पौधा। अभी पढ़ रहे किसका उत्सर्जन? जंतु। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वास के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। बताए थे? बताए थे ना? बताए थे उच्छ्वसन क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। उच्छ्वसन किसको बोलते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। इसलिए हम तुम लोगों के भविष्य को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए अब पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि आगे तुम लोगों को ज्यादा कष्ट जीवन ना बने। फिर से 10वां पास क इंटर पास क बीए पास क कोनो काम काज के लेल जहाँ से अहाँ सब कमजोर नहीं रह जाए। हमेशा हर चीज के लिए तुम लोगों को ये सब पता रहना चाहिए, और वही बच्चा देखना एकदम सिकंदर बन जाएगा। जो बच्चा शुरू से अगर ये पूरा पढ़ रहा है, वही बच्चा आगे जाकर के देखना अच्छा आकार लेगा। ठीक है? अब जंतुओं में उत्सर्जन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर पादप में। तो आपको याद होगा कि किसी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम दौरान क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे पीछे भी पढ़ाए थे, श्वसन और उच्छ्वसन। श्वसन, ठीक है। श्वसन किसको बोलते हैं? अंतर्ग्रहण करना किसको बोलते हैं? जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है? नहीं, वो तो दोनों क्रिया हुआ तब श्वसन। एक बार श्वास लेने का मतलब क्या हुआ? लेना और छोड़ना, तब एक श्वास। ठीक है? आगे यह भी ध्यान रखिए कि आप अपाचित भोजन, अपाचित मतलब जो नहीं पचल, यह भी ध्यान रखिए। अब सोचो, तुम ऑक्सीजन अंदर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उसको भी बाहर निकालना जरूरी है। अब तुम सोचो ना, सोचो कि अगर जो भोजन अंदर में नहीं पचा, कोई चीज खाने पीने के लिए लाया और रखले रह गए, नहीं खेलिए, तो खराब होते ना, तो घरे में रहता है, ओकरा कचरा फेंकबे। कहा कि वो क्या बन गया? कचरा, अपशिष्ट पदार्थ बन गया। तो ऐसे ही जो चीज हम अंदर में खाए, और जो पचा पचा, और जो नहीं पचा वो अपचा, और जब अपचा तो खराब अपशिष्ट पदार्थ बन गया, तो उसको बाहर निकालना है कि नहीं? कि गंदगी के अंदर में रखने रहोगे? रोज जो तुम लोग सुबह में जाता है, मतलब गंदगी साफ करता है पेट का। वही ना हुआ कि जना घर सब रोज बाहर छे ने, तेनाहिते बुझियो पेट बाहर लिए। अरे क्या किए? अरे वही ना हुआ, मूत्र बाहर निकालना, गंदगी बाहर निकालना, मतलब जना घर में से कूड़ा कचरा के बाहर निकालना, वैसे ही हुआ पेट में से गंदगी बाहर शहर का बाहर निकाल। बात समझ में आया? उसको बाहर निकालना क्या है? जरूरी है। भोजन बहिक्षेपण, यानी कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल क्या किया जाता है भाई? बाहर निकाल दिया जाता है। किसको? अपच भोजन को। जब वो नहीं पचता है तो गंदगी मल के रूप में क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि यह अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकलता है। वो तो बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, लेकिन अब समझेंगे कि कैसे ये सब जो है अपच भोजन सब बाहर निकलता है। आइए, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहां से हैं? ये अपशिष्ट पदार्थ अंदर में गंदा केना?
अंदर में जो गंदगी बना ना वो कैसे बनता है, तो इसे तो बताया, तो भोजन जो नहीं पचा। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा, तो देखो, जब हमारी कोशिकाएं अपना काम करती है, अब समझो शरीर में कौन कौन चीज क्या क्या होना जरूरी है। अब तुम लोग ये सब पढ़ते जाएगा ना तो तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा, तो तुम अब ये से समझ के पढ़ेगा तो एक दिन समझदार हो जाएगा। बात समझा? अब देखो ना, यहां देखो, जब हमारी कोशिकाएं, शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। क्या होते हैं भाई? निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः, अधिकांश मतलब अधिक से अधिक, अधिकांश का मतलब अधिक से अधिक, आंशिक रूप से मतलब कम कम, तनी मनी। आंशिक रूप से का मतलब क्या हुआ? तनी मनी, कनिक कनिक। अधिकांशतः मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब देखिए, अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जब हम क्या कर रहा है, कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त होते हैं, और अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त यानी एकदम विषैला बन जाता है, खराब हो जाता है, जहरीला बन जाता है। अब गंदगी क्या है? जहरीले चीज है, वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त होता है। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। तो कहेगा उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो किस कोशिकाओं के क्या कह रहा है कि देखो, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से मोटा तौर पर हम कह सकते हैं कि शरीर में गंदा वाले चीज को, जो अपशिष्ट पदार्थ हो, कूड़ा कचरा हो, उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो क्या करते, तो उत्सर्जन किसे कहते हैं समझ में आ गया। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग को उत्सर्जन तंत्र मतलब उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग उत्सर्जन में भाग लेता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो कथी अत से निकल गया रहता, कोनो छेद है? कोई द्वार होता है ना, कोई सिस्टम होता है ना, कोई चीज के निकलने के लिए क्या होता है? कोई सिस्टम होता है। तो उत्सर्जन तंत्र किसको बोलते हैं? जो उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग होते हैं ना, उसको हम उत्सर्जन तंत्र, या उत्सर्जन तंत्र नहीं याद है तो उत्सर्जन अंग कहते हैं। जिसके द्वारा निकलता है उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, जिस अंग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस जंतुओं का कुछ बात था। अब जंतु में के ओबे है? मानव जंतु है, जीव जंतु हुआ ना भाई, जीव जंतु। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या? मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए, यानी रक्त में जो कूड़ा कचरा रक्त में भी है उसको भी बाहर निकाला जाना चाहिए, यानी निकालना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था, यानी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब रक्त में, अब देखो, अब जैसे दूध है, अब दूध में अगर कूड़ा कचरा कुछ ऊपर गए तो दूध के छाने छे कि नहीं छाने छे? तो खून को अगर, खून में अगर कूड़ा कचरा मिल जाएगा तो खून भी अंदर में सब भगवान प्राकृतिक का देन है। इस शरीर जो बना है ना बाबू, भगवान बहुत सोच समझ के समान अंदर में मशीन फिट केने है। अरे ना है, थोड़ा सोचो ना, इस शरीर जो भगवान बनाए हुए है ना, बहुत सोच समझ करके बनाए, अंदर में सारा चीज फिट कर ले।
अब समझो कि हमारा शरीर है, अंदर में खून है, अब खून को नहीं छानन क्रिया होगा ना, तो फिर घोराले रह जेते गंदा सब ओई में। आ जब घोराल रह जेते तो तब ई हो ना। तो बात समझ में आए ना? हाँ। तो देखो, तो क्या कह रहा है वही, अब मानव उत्सर्जन रक्त में, अब ये काम कौन कौन करता है सो देखेंगे। छानन का क्रिया काम कौन कर, जैसे खून, अगर हमारे खून में कुछ गंदगी टाइप में पड़ गया, मिल गया हल्का, जैसे दूध लाया तुम आ कुछ पर उड़ जाएगा, उसलिए क्या किया जाता है, उसको छान दिया जाता है। वैसे ब्लड में भी हो सकता है, तो ब्लड में भी जो ऐसा होता है तो खून को छानने का काम। अब देखो ना, ब्लड पूरे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, नहीं है? अब देखना, जैसे ने कोई किडनी, ब्रिक, वो होना जरूरी है, तो वही कह रहा है। अब समझो यहां रक्त में मतलब खून में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब कूड़ा कचरा गंदगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और यह व्यवस्था कौन है? ब्रिक, गुर्दा, किडनी, किडनी जो बोलते हैं ना, किडनी में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों ब्रिकों में पहुंचता है, किडनी कई गो, अरे किडनी ब्रिक जो होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। ब्रिक कितने होते हैं? दो होते हैं। तब ना कोई एगो अगर कहीं खराब हो गए तो एगो पर तो एगो, अब जैसे मान लिया छननी है कहीं, ब्रिक में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों ब्रिकों में पहुंचता है, खून मतलब दोनों किडनी में पहुंचता है, तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब किडनी में पहुंचता है खून, तो क्या उपयोगी जो अच्छा चीज है वो भी रहता है उसमें, और जो खराब चीज है वो भी खून में मिलल रहता है। कहां? किडनी में। अब अहाँ कहबे सर वो तो कहले तो हृदय में तो शुद्ध एगो खदान भेले, तो हृदय में नहीं अशुद्ध मिला रहता है, लेकिन फैला ना जी, तो फैला तो अब ना किडनी में ना गया, तो पूरे शरीर में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? शुरू में चित्र बनाए थे पूरा माथा तक ब्लड जाए है, तब ना खून एना का फुट गया तक खून बह लगे है। कहां तक जाता है? ब्लड शरीर के हर कण कण भाग तक जाता है। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ। अब देखो, अब क्या कर रहा है, तो इससे उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। किसमें? खून में। किसके खून में? कौन खून में? जो किडनी में जाता है, जो किडनी में जाता है। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः, उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पुनः क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर यानी हटा दिया जाता। अब समझो, अब समझो, कभी कभी किसी किसी को जो तबीयत खराब हो जाता है तो ज्यादा लाल लाल खून आ जाता है, मूत्र, ठीक है? तो देखो, उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। किसको? मतलब देखो, खून, जो खून किडनी में गया उसमें दोनों प्रकार का बात है। एक तो जो अच्छा उपयोगी पदार्थ है वो उसमें मिलल है, किसमें? खून में। और जो अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा कचरा, वो भी थोड़ा मिल गया। तो जो कूड़ा, जो अच्छा चीज है वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है अच्छा उपयोगी वाला चीज को। बात समझ में? क्या क्या कर लेता है? अवशोषित। क्या कर रहा है? उपयोगी पदार्थ को रक्त, उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और जल में घुले हुए अपशिष्ट, जो पानी में जो अपशिष्ट पदार्थ है, अरे खून में क्या है? प्लाज्मा भी होता है, पानी भी होता है ना थोड़ा, ठीक है? तो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है?
बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? मूत्र के रूप में पृथक कर दिया। पृथक का मतलब अलग, अलग कर देना, हटा देने दिया जाता है। क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो वृकों में मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। अब समझो, यहां सब जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी देखो ये किडनी ब्लैडर, ठीक है, ये है। सोचो, पहले यहां समझो क्या कह रहा है कि पुनः अवशोषित कर लेता है रक्त में, पुनः अवशोषित कर लेता है किसको? जो अच्छा चीज है, उपयोगी पदार्थ है, अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर हटा दिया जाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ गंदगी वाला चीज है तो वो मूत्र में मिला दे, होकरा जो मूत्र करता है वो मूत्र में मिला देता है, ठीक है। वृक्क से मूत्र वाहिनियों से होते हुए, अब देखो मूत्र, मूत्र वृक्क मतलब किडनी, किडनी मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। किस में जाता है? मूत्राशय में जाता है। और मूत्र वाहिनी नली के आकार की होती है। मूत्र जो वाहिनियां नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित रहता है, यानी होता रहता है। मूत्राशय, मूत्राशय में क्या रहता है? मूत्र, यानी मूत्र, मूत्र किसको बोले? सु समझ में आया ना? मूत्राशय में मूत्र यानी पेशाब जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है। क्या होता है? मूत्राशय में जाता है और मूत्र वाहिनी नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित रहना, संचित मतलब जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है। और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है। मूत्राशय से एक पेशीय नली, जहां से बाहर निकाला जाता है, मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का मतलब, मूत्र मार्ग मतलब मूत्र करने का रास्ता। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो मूत्र करने का रास्ता, तो मूत्र मार्ग किसको कहते हैं भाई? तो मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, जैसा चित्र 7.6 में दिखाया गया। मूत्र मार्ग का, अभी इसमें हम समझाएंगे मूत्र मार्ग का। अब जैसे यहां देखो, मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है। अब मूत्र करने वाला दूसरा सिरा क्या होता है? खुला होता है, जिसे हम मूत्र रंध्र कहते हैं। मूत्र रंध्र कहते हैं। और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और मूत्र को शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। वृक्क मूत्र वाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाता है। तो कहेगा उत्सर्जन तंत्र कौन बनाता है? उत्सर्जन तंत्र मतलब उत्सर्जी अंग कौन बनाता है? तब वृक्क, मूत्र वाहिनी और मूत्राशय और मूत्र मार्गी चारों मिल करके तब मूत्र बाहर निकलता है। बात समझ में आया ना? ठीक है। सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति, कोई भी, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, कोई वयस्क व्यक्ति, कोई भी साधारण कोई व्यक्ति स्वस्थ जो है नॉर्मल, 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। बात समझ में आया? मतलब एक दिन में कितना मूत्र करता है? 1 से 1.8 लीटर, मतलब कह के मतलब लगभग 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर कह सके छी हम। 1.5 हुआ तो नहीं 1.5 हुआ, तो 1 से लेकर के 1.8 के बीच में मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ में आया? कितने? 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकाल दिया। अब देखो अब वो जो मूत्र करते हैं ना, तब मूत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है सो देख लो। मूत्र में 95% तब पानी होता है। अरे पानी ना होगा? मूत्र में 95% क्या होता है?
पानी होता है, बहुत जरूरी है, पूछा जाता है एग्जाम में। 95% पानी और 2.5% यूरिया, 2.5% यूरिया। रोज जो है इतना यूरिया बाहर निकाल दिया जाता है। 2.4 या 2.5% यूरिया निकाल देता है, उसमें मिला रहता है। और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ, कुल मिला करके 2.5 5 5 95 100%। बात समझ में आया? अब जैसे मान लो यहां जो है, इसमें जो है मूत्र है, ये क्या है? मूत्र है। अब इसमें 100% है अभी, तब 95% कते हो? मूत्र, जल, मूत्र में जल। 2.5% यूरिया, 2.5% में ये कनी मनी जो निकले है, मतलब गंदगी फंदगी या कचरा फचरा हुए हैं जो, ठीक है, वो सब उसमें मिला रहता है। रे बात समझ में आया? तो मूत्र में क्या क्या होता है तो क्या बताएगा? 95% पानी, 2.5% यूरिया और तो कहेगा। अब एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कोई भी मनुष्य एक दिन में कितना यूरिया बाहर निकाल देता है? 2.5%। ठीक है, तो ये हो गया किसका? अब मूत्र कैसे बाहर निकलता है सो समझ में आया। अब यहां थोड़ा सा समझ लो, ये क्या है? ब्रिक है। ये क्या है? ब्रिक है, किडनी है। ये क्या है भाई? किडनी है। ये ब्रिक है ना दूगो, ठीक है। अब ये मूत्र वाहिनी है, ये देखो यहां ये किडनी से जुड़ा हुआ है, यहां पूरा गया है पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो है किडनी है भाई, रे मस्ती नहीं करो तुम लोग, देखो ध्यान दो भाई, अच्छा चीज बता रहे हैं, ध्यान दो। देखो ये किडनी है, ये क्या है? ये भी क्या है? अब देखो ये किडनी से जुड़ा हुआ है क्या? मूत्र वाहिनी। किडनी से क्या जुड़ा हुआ है? ध्यान दो। तो ब्रिक क्या करता है? ब्रिक होता है। अब ब्रिक से जुड़ा रहता है क्या? मूत्र वाहिनी। क्या जुड़ा होता है? जो पाइप सब के शरीर में ऐसे ही फिट कैल है, ठीक है। अब इन नली है, इन नली। अब देखो, अब यहां क्या है? मूत्र वाहिनी है। अब मूत्र वाहिनी जो है भाई यहां, तो ये देखो, अब ये जो क्या है समझ में आ रहा है? मूत्राशय, अही में जमा हुआ मूत्र। मूत्र क्या होता है? इसमें जमा हुआ और फिर कनी देर के बाद जमा भर जाए है तो लग गया लाभ। तो कथी कह छे? अब वो धीरे 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 आया ब्रिक से मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में। कहेगा मूत्र कहां जमा होता है? मूत्राशय में। मूत्र कहां जमा होता है? देखो ना, ये काम से इसमें अब भरते गया भरते गया भरते गया, अब भरते गया और जब लग गया तब 5 मिनट, ठीक है। अब ये मूत्र मार्ग है। ये क्या है? मूत्र मार्ग मतलब निकलने का रास्ता। इसमें तो जमा होता है, भरता है, और ये जो है यहां जो है क्या है भाई? इसमें जमा हुआ और जब जो जोर कर दिया तो यहां से ही रास्ता है, और यहां छिद्र होता है, ठीक है। इस छिद्र के मूत्र रंध्र का मतलब क्या हुआ? तो कहेगा मूत्र मार्ग यानी मूत्र का उत्सर्जी अंग क्या है? तो ब्रिक। क्या? मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्ररंध्र, छिद्र, ठीक है। तो इतने चीज के, इतने प्रोसेस के बाद अहां के मूत्र बाहर निकले हैं। बात समझ में आया? पहले ब्रिक में गया, ब्रिक के बाद मूत्र वाहिनी में आया, मूत्र वाहिनी के बाद मूत्राशय में, ना यहां से छटा जाता है ब्रिक से। अब किडनी नहीं रहती तो कथी को कैला कोई मर जेता है, तो यहीं से बहुते चीज का काम करता है किडनी ना, ब्लड का, मूत्र का, यहाँ क्लियर करे ले तू सब मूत्र भेले, इसको साइड किया मूत्र वाहिनी में डाल दिया मूत्र को, अब डाल दिया तो गया उससे बहते हुए, अब बहते हुए गया तो कहाँ आया? मूत्राशय में जमा हुआ। अब जमा हुआ तो लग गया 5 मिनट, तब मूत्र मार्ग के द्वारा, रंध्र द्वारा जय, ठीक है। नहीं तो बस अगर क्या हो जाएगा? सीधा मर जाएगा, ब्रिक काम नहीं करेगा तो जय। बात समझ में आया? इतना है। मानव उत्सर्जन तंत्र है ये क्या है?
तो कहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र, जो मूत्र का उत्सर्जित तंत्र किससे मिलकर के बना होता है? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, मूत्ररंध्र। समझ में आया कि ना है?